नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल गार्गी क्लासेस पर। अगर आपको आज की करंट अफेयर्स की क्लास के पीडीएफ नोट्स की आवश्यकता हो तो इसके पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही हर क्लास के एंड में आपसे एक क्वेश्चन पुटअप किया जाता है जो पिछली क्लास पर आधारित होता है, तो उसके जवाब आपको देने होते हैं। तो आप इसलिए प्लीज़ जो वीडियो है इसे ध्यान से एंड तक ध्यान से देखिए और पूछे गए क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के हमारे करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स। तो इसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक है, भारत द्वारा हाल ही में एफडीआई नियमों में संशोधन किया गया है। हाल ही में कोविड-19 के कारण उत्पन्न हुई चुनौतियों को देखते हुए भारत सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी कंपनियों में भारत की थल सीमा से जुड़े पड़ोसी देशों में से आने वाले जो एफडीआई मीन्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, उसके लिए सरकार की अनुमति को अनिवार्य कर दिया है। यानी कि हमारे भारत की थल सीमा से लगने वाले जो देश हैं, उन देशों से जो एफडीआई हमारे देश में आता है, उसके लिए अब सरकार की परमिशन लेनी आवश्यक होगी। वर्तमान में भारत के जो 7 देश हैं ऐसे हैं जो कि भारत से स्थलीय सीमा का निर्माण करते हैं, जिनमें सबसे पहला है पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। इस तरह से जो 7 देश हैं जो भारत के साथ थल सीमाओं को साझा करते हैं। अब इस परिवर्तन के बाद भी अन्य विदेशी जो संस्थाएं हैं या जो नागरिक हैं, जो कि इन चिन्हित देशों जिनके बारे में हमने अभी चर्चा की, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, इन सभी को छोड़कर, इन चिन्हित देशों को छोड़कर जो अन्य विदेशी संस्थाएं या नागरिक हैं, वो एफडीआई के नियमों के तहत प्रतिबंधित क्षेत्रों और गतिविधियों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में पहले की तरह ही निवेश कर सकेंगे। प्रतिबंधित क्षेत्रों को छोड़ करके जो सामान्य क्षेत्र हैं उनमें अभी भी विदेशी निवेश उसी प्रकार से जारी रहेगा जैसा कि पहले किया जाता था। साथ ही इसके अतिरिक्त वर्तमान संशोधन के बाद में पाकिस्तान का कोई भी नागरिक या संस्थान हमारे डिफेंस, स्पेस और एटॉमिक एनर्जी और एफडीआई के नियमों के तहत प्रतिबंधित गतिविधियों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों को छोड़कर जो अन्य क्षेत्र हैं उनमें भी सरकार की अनुमति के बाद ही निवेश कर सकेगा। यानी कि पाकिस्तान का जो कोई भी नागरिक हो या पाकिस्तान का कोई भी संस्थान हो, उसे डिफेंस, स्पेस और एटॉमिक एनर्जी जैसे जो सेक्टर्स हैं, इनको छोड़ने के बाद में और इसके अलावा एफडीआई के जो प्रतिबंधित क्षेत्र हैं उन्हें और या गतिविधियां हैं उनको हटाने के बाद जो अन्य क्षेत्र बचते हैं, जिनमें कि सामान्यतः किसी परमिशन की आवश्यकता नहीं होती, उन क्षेत्रों में भी पाकिस्तान के जो नागरिकों या संस्थाओं को सरकार की अनुमति के बाद ही निवेश की जो अनुमति है वो मिल पाएगी। अब हम बात कर लेते हैं कि यह क्यों किया गया है। इसके पीछे कारण है, केंद्र सरकार के द्वारा यह जो निर्णय है वो कोविड-19 के कारण उत्पन्न हुए आर्थिक दबाव के बीच भारतीय कंपनियों के अवसरवादी अधिग्रहण, यानी कि इस अवसर का लाभ उठाने का जो प्रयास है अधिग्रहण के लिए, उनको रोकने के लिए किया गया है। क्योंकि हाल ही में जो कोविड-19 की वजह से जो आर्थिक वृद्धि दर है वो भी कम हो गई है और ज़्यादातर जो कंपनियां हैं वो वर्तमान में नुकसान में चल रही हैं और उनके जो शेयर मार्केट्स हैं उनके अंदर लगातार उनकी जो नेट वर्थ है उनमें लगातार गिरावट आती जा रही है। इस वजह से इस अवसर का कोई अन्य देश लाभ न उठा सके, इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने यह जो निर्णय है वो लिया है। इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो भारत में चीन का होने वाला निवेश है। भारत में जो चीन का जो निवेश है वो काफ़ी मात्रा में होता है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016 तक 2014 तक भारतीय कंपनियों में कुल चीनी निवेश की मात्रा 1.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था, जिसमें से अधिकांश चीन की सरकारी कंपनियों के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में किया गया था। अब आप देख सकते हैं कि 1.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर की बड़ी राशि का इन्वेस्टमेंट चीन के द्वारा भारत में किया गया। साथ ही वर्ष 2017 तक यह निवेश 5 गुना से भी अधिक वृद्धि के साथ 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया और मार्च 2020 में भारतीय कंपनियों में चीनी सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं का निवेश बढ़कर के 26 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया था, जो कि काफ़ी बड़ी राशि है। और इतने बड़े निवेश से जो
चीन का जो दबदबा है वो हमारी भारतीय कंपनियों पर बढ़ता जा रहा था। इसके साथ वर्ष 2017 में शंघाई की फोसुन नाम की एक कंपनी है, इसके द्वारा हैदराबाद में स्थित ग्लैंड फार्मा में 1.09 मिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश के साथ ही कंपनी में उसकी हिस्सेदारी बढ़कर के 74% हो गई थी। और इस 74% जो पार्टनरशिप है, इसी के साथ में अब उस कंपनी पर जो अधिकांश जो उसके शेयर्स हैं वो चीनी कंपनी के पास चले गए हैं, और अब उसके ऊपर जो नियंत्रण है वो चीन की कंपनी फोसुन का बन चुका है। यह एक बड़ा कारण है। इसी प्रकार के कारणों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस प्रकार का निर्णय लिया है। साथ ही हम आपको बता दें कि पिछले कुछ वर्षों में चीन की जो निजी क्षेत्र की कंपनियों ने भारतीय बाजार में दूरसंचार, पेट्रोकेमिकल, सॉफ्टवेयर और आईटी जैसे जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनमें निवेश में वृद्धि की है। और पिछले कुछ वर्षों में भारत में मोबाइल उद्योग में चीन की पहुंच बढ़ी है, और भारतीय ऊर्जा क्षेत्र की 4 में से 3 कंपनियां चीनी उत्पादों पर निर्भर हो चुकी हैं। यह भी एक बड़ा कारण रहा है। इसके साथ हम और कारणों की चर्चा करें तो फरवरी 2020 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार चीन की कई बड़ी कंपनियां जैसे कि अलीबाबा और टेंसेंट, इन्होंने कम से कम 92 भारतीय स्टार्टअप्स में निवेश कर रखा है। और इनमें से अधिकांश जो निवेश है वो निजी क्षेत्र के द्वारा किए गए छोटे निवेश, यानी कि जो लगभग 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के जो निवेश है उस सीमा तक के हैं, जिससे कि ये निवेश तात्कालिक संदेह से बचे रहते हैं। कहने का मतलब कि ये छोटी छोटी राशियों के अंदर, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर अलग अलग लोग जो यूनिट्स हैं उनके माध्यम से ये निवेश करवाया जाता है, जिससे कि संदेह से वो बच जाते हैं। ये कुछ कारण थे जिनकी वजह से केंद्र सरकार ने विशेषकर चीन की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए यह एफडीआई के नियमों में संशोधन करने की जो नीति है उसे वो नीति लेकर आई, और उसे अभी प्रस्ताव उसका पास करवाया है। अब इससे ये जो प्रस्ताव पास किया गया है, ये जो संशोधन किया गया है, इससे हमें क्या लाभ होंगे इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इस परिवर्तन के बाद में विभिन्न क्षेत्रों में होने वाली विदेशी निवेश की बेहतर निगरानी की जा सकेगी। यानी हमें ये मालूम चल पाएगा कि ये निवेश किस जगह से आ रहा है, इसका पर्पज क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। साथ ही केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद वर्तमान में कोविड-19 से प्रभावित भारतीय कंपनियों में चीनी हस्तक्षेप की वृद्धि को नियंत्रित किया जा सकेगा। ये आपने अभी हाल ही के अंदर जो चीनी निवेश है जिनके बारे में अभी आपने पढ़ा है, अभी आपको जैसे बताया गया है, तो उन सभी को हम नियंत्रित कर सकते हैं इस एफडीआई की नई नीति के माध्यम से। साथ ही यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD, जिससे कि व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन भी कहा जाता है, उसकी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में भारत विश्व में सबसे अधिक विदेशी निवेश प्राप्त करने वाले शीर्ष 10 देशों के अंदर शामिल था। और ये जो नियमों में जो सख्ती हुई है, इसके कारण निश्चित तौर पर भारत में होने वाली विदेशी निवेश में कमी तो आएगी, और इसका सबसे अधिक प्रभाव तकनीकी और इंटरनेट से जुड़ी हुई कंपनियों पर होगा। विशेषज्ञों के अनुसार भारत में निवेश करने वाली बड़ी संख्या उन कंपनियों की भी है जो अमेरिका या हांगकांग जैसे देशों में पंजीकृत हैं, और वेंचर कैपिटल फंड और कुछ अन्य निवेशों के मामले में अंतिम लाभार्थियों की राष्ट्रीयता की पहचान करना भी एक बड़ी चुनौती होगी। ये हमारे सामने कुछ चुनौतियां हैं जो कि इस एफडीआई की जो नई संशोधन नीति है उससे हमारे समक्ष प्रस्तुत होंगी, हमारे सामने आएंगी, लेकिन इनका भी हमें समाधान खोजना होगा। तो इसी के साथ में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉमर्शियल क्रू प्रोग्राम ऑफ नासा। नासा ने हाल ही में एक कॉमर्शियल क्रू प्रोग्राम लॉन्च किया है, जो कि हाल ही में नासा मतलब नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने घोषणा की है कि वह 27 मई 2020 को अंतरिक्ष यात्रियों की एक उड़ान लॉन्च करेगा। नासा के अनुसार इस मिशन में फाल्कन 9 नाम के एक रॉकेट का उपयोग किया जाएगा। इस मिशन के द्वारा अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, जिसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या ISS भी कहा जाता है, उस पर प्रवास के लिए भेजा जाएगा। नहीं, वहाँ कुछ समय बिताने के लिए, वहाँ कुछ समय रहने के लिए वहाँ भेजा जाएगा। साथ ही इस मिशन को जो एलन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स, एलन मस्क के द्वारा की जो एक कंपनी है, स्पेस एजेंसी है स्पेस एक्स, उसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा। अंतरिक्ष यात्री बॉब बेकन और
डगलस हार्ले स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए उड़ान भरेंगे। अब हम बात कर लेते हैं बॉब बेकन के बारे में कि बॉब बेकन वर्ष 2000 में नासा के द्वारा एस्ट्रोनॉट के रूप में चुने गए थे और वे अब तक 2 अंतरिक्ष उड़ानों पर जा चुके हैं। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं डगलस हार्ले के बारे में। तो वे भी वर्ष 2000 में ही एक एस्ट्रोनॉट के तौर पर नासा के द्वारा चुने गए थे और उन्होंने भी अब तक 2 बार इस अंतरिक्ष की उड़ान भरी है। अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन मीन्स ISS भेजने वाले नासा के जो मिशन को कॉमर्शियल क्रू प्रोग्राम नाम दिया गया है। इस मिशन को अमेरिकी सरकार के द्वारा वित्त पोषित किया गया है, यानी इसके लिए जितना भी खर्चा होगा वो अमेरिका की सरकार उस पर उसका वहन करेगी। अब हम बात कर लेते हैं, जानकारी प्राप्त कर लेते हैं नासा मीन्स नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो जिसकी जो स्थापना है वो 29 जुलाई 1958 को की गई थी। तो आप देख पा रहे हैं कि आपको जानकारी मिल रही है कि नासा की जो स्थापना है वो 29 जुलाई 1958 को की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन DC के अंदर है, जो अमेरिका में स्थित है, अमेरिका का शहर है। इसका जो मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, यानी सभी के लाभ के लिए कार्य करना इसका मोटो यानी इसका उद्देश्य है। साथ ही इसके एजेंसी के एग्जीक्यूटिव्स के बारे में हम बात कर लें तो इसमें है जिम ब्रैंडिस्टाइन जो कि इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जेम्स मोहार्ड जो कि इसके डेप्यूटी एडमिनिस्ट्रेटर हैं और जेफ डेविड जो कि इसके चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं। ये नासा के बारे में जानकारी थी, संक्षिप्त जानकारी थी। अब हम बात कर लेते हैं हमारे अगले टॉपिक न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में। हाल ही में 20 अप्रैल 2020 को हमारे भारत के केंद्रीय फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यू डेवलपमेंट बैंक मीन्स NBD के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की जो 5वीं वार्षिक बैठक में भाग लिया। हाल ही में 5वीं वार्षिक बैठक संपन्न हुई जिसके अंदर हमारे भारत की जो रक्षा मंत्री है श्रीमती निर्मला सीतारमण उन्होंने भाग लिया है, एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया है NBD के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक में। इस बैठक में हमारे जो भारत की जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने एक विश्वसनीय वैश्विक वित्तीय संस्थान के रूप में NBD के द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की, जो कि सतत और समावेशी दृष्टिकोण को अपनाकर अपने निर्दिष्ट प्रयोजनों को सफलतापूर्वक पूरा कर रहा है। यानी कि कहने का मतलब हाल ही में जो NDB के द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं जिसके तहत सतत और समावेशी दृष्टिकोण को अपनाकर हमारे इसके जो भी प्रयोजन या इसके जो भी एम्स है, इसके जो उद्देश्य हैं उन पर जो सफलतापूर्वक कार्य किए जा रहे हैं उसके लिए हमारे फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण ने उसकी प्रशंसा भी की है। वैश्विक महामारी कोविड-19 पर चर्चा करते हुए सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर ने ब्रिक्स देशों को लगभग $5 अरब की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए NDB के द्वारा किए गए प्रयासों की भी सराहना की है, जिसमें कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए भारत को $1 अरब की आपातकालीन सहायता देना भी शामिल है। यानी कि भारत को हाल ही में NDB के द्वारा $1 अरब की जो आपातकालीन सहायता दी गई है, इसके लिए भी जो श्रीमती निर्मला सीतारमण हैं उन्होंने इसके लिए धन्यवाद किया है और उनकी सराहना की है NDB की। उल्लेखनीय है कि NDB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की पहली जो वार्षिक मीटिंग है यानी फर्स्ट ईयरली जो मीटिंग थी वो 2016 के अंदर चीन के शंघाई शहर में आयोजित की गई थी। वहीं इसकी जो दूसरी जो मीटिंग थी वर्ष 2017 के अंदर नई दिल्ली के अंदर आयोजित की गई थी। और अब हम बात करते हैं NDB के बारे में यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में। तो NDB जो कि ब्रिक्स के सदस्य देशों जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका शामिल है, इन देशों के द्वारा जो स्थापित संगठन है ब्रिक्स, जो इसके सदस्य हैं उनके द्वारा इस NDB यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई थी। आपको बता दें कि जैसे आपको पिछली क्लास में बताया गया था कि ब्रिक्स के जो संस्थापक देश हैं उनमें 4 देश थे, ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन। और अगले ही वर्ष साउथ अफ्रीका इसके अंदर सम्मिलित हो गया, जो कि इसका संस्थापक देशों में नहीं है लेकिन वर्तमान में इसका सदस्य देश है।
अब हम बात कर लेते हैं एनडीबी की स्थापना के उद्देश्य की। तो इसका उद्देश्य है ब्रिक्स एवं अन्य जो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं और विकासशील देश हैं उनमें बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं के माध्यम से व्यापक संसाधन जुटाना, जिससे कि वैश्विक प्रगति और विकास के लिए बहुपक्षीय एवं क्षेत्रीय वित्तीय संस्थानों के द्वारा वर्तमान में किए जा रहे प्रयासों में तेजी लाई जा सके। ये हमारे जो न्यू डेवलपमेंट बैंक हैं इसके उद्देश्य हैं। अब एनडीबी के द्वारा भारत को दी गई वित्तीय मदद, एनडीबी ने अब तक भारत को 14 परियोजनाओं की मंजूरी दी है, जिनमें 4,183 मिलियन डॉलर की राशि निहित है। आपको जैसे कि बताया, अभी मैंने बताया कि जो एनडीबी है वो ब्रिक्स के द्वारा स्थापित एक जो बैंक है, जो संगठन का एक वैश्विक बैंक है। और जो ब्रिक्स है उसके संस्थापक देशों के अंदर अभी आपको बताया कि जैसे ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, ये इसके संस्थापक हैं। और सदस्य देशों के अंदर एक और सदस्य जो कि साउथ अफ्रीका इसके अंदर शामिल है। तो हमारा अगला टॉपिक है, सुबनसिरी नदी पर हाल ही में एक बैली ब्रिज का निर्माण किया गया है। निर्माण तो पहले किया जा चुका था, उसको अपग्रेड किया गया है। तो हाल ही में बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी सीमा सुरक्षा संगठन के द्वारा, बीआरओ के द्वारा, अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले के अंदर सुबनसिरी नदी के ऊपर दापो रिजो नामक जो स्थान है वहाँ 430 फीट लंबे बैली ब्रिज को अपग्रेड किया गया है। यानी कि पहले से निर्मित जो पुल था उसे अपग्रेड किया गया, उसमें मरम्मत और उसको थोड़ा अधिक मजबूत बनाया गया है। अभी तक इस पुल का जो वज़न था वो 24 टन था, लेकिन जिसे अपग्रेड करके अब 40 टन का किया गया है, जिससे कि भारी वाहनों की आवाजाही भी सुनिश्चित हो सकेगी। ये भारी वाहन जो सैन्य वाहन हैं उनके आने जाने के लिए, क्योंकि उनके अंदर काफ़ी मात्रा में वेट होता है, काफ़ी वज़न होता है उनमें, तो उस वजह से उनसे इस पुल को कोई नुकसान नहीं पहुंचे, इस वजह से इसको अपग्रेड किया गया है। सीमा सड़क संगठन के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में निर्मित इस रणनीतिक पुल के माध्यम से इंडिया चाइना के मध्य जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है, जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी कहा जाता है, उसके एलएसी, जिस पर तैनात लगभग 3,000 सैनिकों को पर्याप्त मात्रा में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हो सकेगी, यानी आसान हो जाएगी आपूर्ति। और विवादित क्षेत्रों में आकस्मिकता के दौरान त्वरित सैन्य मदद भी सुनिश्चित कराई जा सकेगी। कहने का मतलब कि इस जो दापोरी जो क्षेत्र है उससे सीधे तौर पर और आसान कनेक्शन हो जाएगा, जिससे कि किसी प्रकार की जो गतिविधि है उसको आसानी से अंजाम दिया जा सकेगा। यह पुल आसपास के लगभग 451 गांवों में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की उपलब्धता को भी सुनिश्चित करने में मदद करेगा और ऊपरी सुबनसिरी जिले में बुनियादी ढांचे के विकास में सहायक होगा। यह पुल भारी तोपों का भार सहने में सक्षम है, जिन्हें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। कि ये एक जो सामरिक दृष्टि से देखें तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण पुल है, जो कि ये जो विवादित क्षेत्र हैं वहाँ तक आसानी से जो भारी जो वाहन है, भारी तोपें हैं या जो सैन्य वाहन है, उन्हें आसानी से पहुँचने में सुविधा प्रदान करता है। साथ ही इस पुल का जो निर्माण है वो सीमा सड़क संगठन और रक्षा मंत्रालय और अरुणाचल प्रदेश की सरकार के बीच एक समन्वय और सहयोग के माध्यम से पूरा किया गया है। अब इसका रणनीतिक महत्व क्या है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो यह पुल सुबनसिरी नदी पर बने 2 पुलों में से एक है, जो कि अरुणाचल प्रदेश के दापोरिजो क्षेत्र को जो शेष राज्य है उससे जोड़ता है। यानी यही एकमात्र पुल है जो इस क्षेत्र को जो अरुणाचल प्रदेश के जो शेष भाग से जोड़ने का कार्य करता है। यह पुल और अरुणाचल प्रदेश के तामिन के पास निर्मित अन्य पुल इस क्षेत्र के 600 से अधिक गांवों और एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास के 3,000 सैन्य कार्मिकों और को वहाँ तक उन तक मदद पहुँचाने में सक्षम है, जिससे कि असफिला और माजा जो विवादित क्षेत्र हैं ये भी इन 600 जो गांवों के जो क्षेत्र हैं उनमें शामिल है। ये जो क्षेत्र हैं जो विवादित क्षेत्र हैं, जो है असफिला और माजा, इन क्षेत्रों तक भी इस पुल के माध्यम से पहुंचना थोड़ा सुगम हो जाएगा। गौरतलब है कि इंडिया चाइना के मध्य वर्ष 2017 के अंदर डोकलाम विवाद
भी हुआ था, जो इस क्षेत्र में जिसने इस क्षेत्र के अंदर जो सेंसिटिविटी है, संवेदनशीलता है, उसे बढ़ा दिया था। इसके बाद में यहाँ पर सैन्य गतिविधियों को भारत सरकार के द्वारा भी तेज कर दिया गया था। यहाँ पर अतिरिक्त जो सैन्य चौकियों की स्थापना और अतिरिक्त सैनिकों की जो नियुक्ति है इस क्षेत्र के अंदर की गई थी, क्योंकि चाइना ने डोकलाम के अंदर अपनी सेना का जमावड़ा शुरू कर दिया था। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने एहतियात के तौर पर ये कदम उठाए थे। अब भारत और चीन के मध्य जो LAC है उसकी लंबाई 3,488 किलोमीटर है। ध्यान दीजिए, भारत और चीन के बीच जो LAC की लंबाई है 3,488 किलोमीटर है, जिसमें से 1126 किलोमीटर अकेले अरुणाचल प्रदेश के साथ ही संबद्ध, यानी कि एक बड़ी सीमा जो 3,488 किलोमीटर की जो कुल सीमा है उसका एक बड़ा भाग अरुणाचल प्रदेश जो राज्य है भारत का उससे लगती है चीन की जो सीमा, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी कहा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं, जो आप ये मैप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये मैप देख पा रहे हैं, इस मैप के अंदर आप जो पूर्वोत्तर भारत है उसका जो एक मैप है, एक जियोग्राफिकल मैप, जिसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि सुबनसिरी नदी, आपको अभी देखिए ये सुबनसिरी नदी है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ये जो नदी आप देख पा रहे हैं सुबनसिरी नदी है। ये जो नदी है ये इसका जो उद्गम है तिब्बत के हिमालयी क्षेत्र से होता है। आप देख पा रहे हैं कि ये जो तिब्बत का हिमालयी क्षेत्र है, ये जो हिस्सा, यहाँ से इसका उद्गम होता है और ये भारत में अरुणाचल प्रदेश से होती हुई दक्षिण में असम घाटी तक बहती है। ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर से बहती है और असम घाटी तक प्रवेश करती है और यहाँ तक बहती है और इसके बाद में लखीमपुर ज़िले के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर आकर मिल जाती है। ये आप जगह देख पा रहे हैं, लखीमपुर ज़िला है, यहाँ पर ये ब्रह्मपुत्र के अंदर आकर के मिल जाती है। ये जो ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, ये जो आप देख पा रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी है, इस ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर आकर के इस जगह पर ये सुबनसिरी नदी आकर के मिल जाती है। अब इसका मतलब ये ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है, इसे स्वर्ण नदी भी कहा जाता है और यह अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ध्यान देने की बात है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी सुबनसिरी नदी है, जो कि इसमें लखीमपुर ज़िले के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर आकर के मिलती है, आप देख पा रहे हैं। और ये ब्रह्मपुत्र नदी आगे बढ़ती है और आगे बढ़ती हुई फिर अंततः बंगाल की खाड़ी के अंदर डेल्टा बनाते हुए गिर जाती है। सुबनसिरी नदी को वाइट वाटर राफ्टिंग के लिए भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक माना जाता है और इसकी सहायक जो नदियां हैं वो सीए नदी और कमला नदी जो इसकी सहायक नदियां हैं। तो आप मैप के माध्यम से इस नदी के बारे में और भारत के जो अन्य नदियां हैं उनके बारे में भी काफ़ी हद तक कुछ समझ पाए होंगे। देखिए, आप जो कल परसों आपको जो क्लास हुई थी उसके अंदर पिछली क्लास में बताया गया था कि ये गंगा नदी है जो कि हिमालयी जो पहाड़ियाँ वहाँ से निकल कर के आ रही है और इसी में आकर के अंततः जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो इसी के अंदर आकर के मिलती है। हमारा अगला टॉपिक है सिविल सर्विस डे 2020। हाल ही में सिविल सर्विस डे 2020 मनाया गया 21 अप्रैल को और इस अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्होंने भारत के प्रशासनिक ढांचे की कल्पना की और प्रगति उन्मुख और करुणामय प्रणाली के निर्माण पर जोर दिया था। इसका उद्देश्य इस दिवस को यानी कि सिविल सर्विस डे यानी सिविल सेवा दिवस मनाने के पीछे जो उद्देश्य है वो है भारतीय प्रशासनिक सेवा और राज्य प्रशासनिक सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS और राज्य प्रशासनिक सेवा यानी स्टेट पब्लिक सर्विसेज के सदस्यों के द्वारा स्वयं को नागरिकों के लिए समर्पित और वचनबद्ध करना है। यह दिन सिविल सेवकों को बदलते समय की चुनौतियों के साथ भविष्य के बारे में आत्मनिरीक्षण करने और सोचने का अवसर प्रदान करता है। इसकी पृष्ठभूमि के बारे में बात कर लेते हैं हम। तो सिविल सर्विस जो डे है उसे इस दिवस के रूप में 21 अप्रैल की तारीख को मनाया जाता है और ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि 21 अप्रैल 1947 के दिन ही स्वतंत्र भारत के पहले जो गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने दिल्ली के मेटकॉफ हाउस में प्रशासनिक सेवा के प्रोबेशनरी ऑफिसर्स को संबोधित करते हुए सिविल सेवकों को भारत का स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया भी
कहा था। ध्यान देने की बात है, स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया के नाम से संबोधित किया गया था सिविल सेवकों को। अब हम बात करते हैं, पहली बार जो ये जो इसका जो आयोजन है, सिविल सर्विस डे का आयोजन है, वो 21 अप्रैल 2006 को किया गया था, जो कि दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया गया था। ब्रिटिश काल में जो सिविल सर्विस शब्द है, उसका प्रयोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा प्रशासनिक नौकरियों में शामिल होने वाले नागरिक कर्मचारियों के लिए किया जाता था। भारत में सिविल सेवा की जो नींव है वो वॉरेन हेस्टिंग्स ने के द्वारा रखी गई थी, किंतु बाद में चार्ल्स कॉर्नवालिस ने के द्वारा इसमें अधिक सुधार किए गए, इसलिए उन्हें भारत के नागरिक सेवाओं के पिता यानी फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया के रूप में भी जाना जाता है। लोक प्रशासन में विशिष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार, जो कि सिविल सर्विसेज के जो ऑफिसर्स हैं उन्हें दिए जाते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो सिविल सेवा दिवस के इस अवसर पर लोक प्रशासन में विशिष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार दिए जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो पीएम यानी भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा पुरस्कार दिए जाते हैं सिविल सर्वेंट्स को, तो उनके बारे में बात करते हैं। तो ये पुरस्कार जो हैं वो नागरिकों के कल्याण को सुनिश्चित करते हुए भारत सरकार के लिए बेहतर काम करने हेतु सिविल सेवकों के लिए एक प्रेरणा के रूप में कार्य करते हैं। ये पुरस्कार जिला इकाइयों में सरकारी योजनाओं और नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। साथ ही इसके अंतर्गत जो राज्य और संघ शासित प्रदेशों के जो प्रदेश हैं उनके ऑफिसर्स को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, जिसमें पहला जो ग्रुप है, पहला समूह है, उसमें पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्य और 3 पहाड़ी राज्य, जिनमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर, ये 3 राज्य शामिल हैं। और इसके साथ में पूर्वोत्तर के 8 राज्य इसके अंदर शामिल है। पूर्वोत्तर भारत, जिसके अंदर जो 7 राज्य, जिन्हें 7 सिस्टर भी कहा जाता है, उनके सहित कुल 8 राज्य हैं, और इसके अलावा 3 पहाड़ी राज्य उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, इन सभी को इस पहले समूह में शामिल किया गया है। दूसरे समूह की हम बात करें तो दूसरे समूह के अंदर जो शेष अन्य जो राज्य हैं 18 राज्य, उन्हें शामिल किया गया है। और तीसरा समूह है जिसके अंतर्गत 7 संघ शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज, या जिन्हें केंद्र शासित प्रदेश भी कहा जाता है, उन्हें शामिल किया गया है। ध्यान देने की बात है कि राज्यों का जो ये वर्गीकरण है वो जम्मू कश्मीर राज्य का जो हाल ही में विभाजन हुआ है 5 अगस्त 2019 को, जो जम्मू कश्मीर से जो राज्य का दर्जा छीना गया और वहाँ से धारा 370 और 35 को हटाया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। तो उस दौरान जो राज्य का विभाजन किया गया 2 संघ शासित क्षेत्रों के रूप में, उससे पहले का ये विभाजन जो है ये उससे पहले का विभाजन है। आप देख पा रहे हैं इधर कि यहाँ पर आप जो भारत के जो पहले गृह मंत्री हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी एक तस्वीर आप देख पा रहे हैं। साथ ही आप देख पा रहे हैं कि ये 21 अप्रैल 2018 का एक जो लोगो है सिविल सर्विस डे का, जो एक लोगो दिया गया इसमें। तो ये जो विभाजन है ये पहले का है, ये वर्तमान विभाजन नहीं है। वर्तमान में जो संघ शासित क्षेत्र हैं उनकी संख्या 7 न रह करके 9 हो चुकी है। तो आगे हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक के बारे में, यूनिफाइड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। क्या है यूनिफाइड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस? हाल ही में कोविड-19 के कारण 22 और 23 अप्रैल को होने वाले भारतीय सेना के एकीकृत कमांडर्स सम्मेलन यानी यूनिफाइड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस यानी यूसीसी को स्थगित कर दिया गया, उसे पोस्टपोन कर दिया गया है कोविड-19 को देखते हुए, क्योंकि ये 22 और 23 अप्रैल को होने वाली थी, लेकिन इसे वर्तमान में स्थगित किया गया है। इसके जो मुख्य बिंदु उनके बारे में बात कर लेते हैं हम। तो ये जो एकीकृत कमांडर्स जो सम्मेलन है वो डिफेंस मिनिस्टर यानी रक्षा मंत्री, हमारे जो रक्षा मंत्री हैं जो कि वर्तमान में राजनाथ सिंह हैं, उनकी अध्यक्षता में होने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम है जिसके अंदर तीनों सेनाओं के प्रमुख, इसके अलावा सीनियर ऑफिसर्स ऑफ आर्मी यानी आर्मी के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, इसके अलावा रक्षा राज्य मंत्री, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस, और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी एनएसए जो कि अजित डोवाल हैं, और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो कि वर्तमान में जनरल बिपिन रावत हैं, ये सभी इसके अंदर शामिल होते हैं। इस मीटिंग के अंदर शामिल होने वाले जो लोगों के बारे में आपको जानकारी मिली। इसके अलावा ये जो वार्षिक सम्मेलन है संयुक्त मुद्दों पर तीनों सेनाओं और रक्षा मंत्रालय के बीच शीर्ष स्तर की चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करता है।
यानी कि ये रक्षा मंत्रालय और जो तीनों सेनाओं के लिए जो एक ऐसा मंच है जो कि जो हाई लेवल की जो चर्चाएं हैं उनके लिए एक मंच है। इस सब सम्मेलन में भारत की रक्षा नीति और रक्षा सिद्धांत और परिचालन चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की जाती है। तो साथ ही आप इसमें देख पा रहे हैं ये जो लोगो है, ये CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का लोगो है। और इसके अलावा जो आप ये कंप्लीट जो इमेज देख पा रहे हैं ये CDS का फ्लैग है। ये जो कंप्लीट जो फ्लैग है ये आप देख पा रहे हैं, ये सारा ये CDS का फ्लैग है। तो इसी के साथ में आज की हमारी करंट अफेयर्स की जो क्लास है वो कंप्लीट है, उसके सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं, हम सभी टॉपिक्स पर चर्चा कर चुके हैं। और अब बारी है अंत में हमारे जो क्वेश्चंस की। तो सबसे इसका जो हमारा जो लास्ट में जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है उसको आप ध्यान से सुनिए और उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये हमारा क्वेश्चन, हाल ही में भारत की दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी TVS मोटर्स ने किस प्रतिष्ठित ब्रिटिश बाइक कंपनी का अधिग्रहण किया है? क्वेश्चन एक बार फिर से सुने। हाल ही में भारत की जो एक टू व्हीलर प्रोड्यूसर कंपनी है TVS मोटर्स, जो जानी मानी कंपनी है, भारत की जानी मानी मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी है, उसके द्वारा एक ब्रिटिश बाइक कंपनी का अधिग्रहण किया गया है जो कि 122 वर्ष पुरानी जो कंपनी है। तो आपको ये बताना है उस कंपनी का नाम क्या है। तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।